चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डेल्टा जी की कैलकुलेशन के बारे में बताया था कि गिब्स एनर्जी में हम चेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो डेल्टा जी कैसे निकालना है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम डेल्टा जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो डेल्टा जी के लिए VdP माइनस SdT इसको हमें यूज करना होगा। इसके हमने कुछ केसेस और भी बनाए थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर Dg इक्वल्स टू केवल क्या रह गया था, VdP। कांस्टेंट प्रेशर पर Dg इक्वल्स टू केवल क्या रह गया था, माइनस SdT, राइट। और जब केमिकल और फेस चेंज हो रहा था तो डेल्टा जी इक्वल्स टू फिर हमारे पास क्या आ गया था, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और फिर डेल्टा H और T डेल्टा S को पुट करके हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं। इसका हमने टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरिएशन भी देखा। और फाइनली हमने एक क्वेश्चन तो किया था N2 प्लस 2O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2 का, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। याद आ रहा है कुछ? हाँ, वो हमने किए थे, लेकिन वो आसान सा लग रहा था क्योंकि उसके लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने पहले से ही फाइंड आउट कर रखी थी। लेकिन फिर मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था H2O वाला। 3 पार्ट हमने किए थे। फर्स्ट पार्ट में वो H2O लिक्विड से गैस जो कन्वर्ट हो रहा था वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर था, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि डेल्टा जी जो होगा वो उसका 0 होगा, क्योंकि एट बॉइलिंग पॉइंट फेस चेंज कैरीड आउट इज रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा जी क्या होगा, 0। और वो हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच के फॉर्मूले से। फिर हमने उसके अंदर एक चेंज किया था, टेम्परेचर 373 से बदल के 300 कर दिया था। मैं फिर से कहूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है अभी भी, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ड्यूरिंग द रिएक्शन अब हम जो फेस चेंज कर रहे हैं वो 300 पे कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो डेटा हमारे पास है वो किसके थे, 373 के। 373 का हमारे पास एंथैल्पी चेंज भी था, 373 का हमारे पास एंट्रोपी चेंज का डेटा भी था, और उसको फिर हमने किस पर कन्वर्ट किया, 300 पर। कौन सी इक्वेशन, एक तो किरचॉफ इक्वेशन से एंथैल्पी के लिए, और एंट्रोपी के लिए भी उसी तरह से डेल्टा एस आर एट T2 माइनस डेल्टा एस आर एट T1 इक्वल्स टू डेल्टा CPR ln T2 बाई T1 से, ओके। और फिर उसको डेल्टा जी में पुट कर दिया। फिर हमने प्रेशर को चेंज किया, 1 एटमॉस्फेयर 373 की जगह हमने कर दिया 10 एटमॉस्फेयर 373 कर दिया। अब प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी तो चेंज होगी, डेल्टा एस आर में तो चेंज होगा, लेकिन डेल्टा एच आर में कोई चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। लेकिन उसी क्वेश्चन को हमने एरो बनाकर भी सॉल्व किया था, उसी क्वेश्चन को मैंने एरो बनाकर भी सॉल्व किया था। तो अब यहां पर फिर से यानी एरो बना के हमने किया था, और उसको 1 एटमॉस्फेयर पे लेके गए, और 1 एटमॉस्फेयर से लिक्विड से गैस, और फिर वापस से गैस से हमने 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर। डेल्टा जी इक्वल्स टू आया था डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, जिसमें डेल्टा G2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और डेल्टा G1 और डेल्टा G2, डेल्टा G1 और डेल्टा G3 हमें निकालना था। डेल्टा G1 के लिए फॉर्मूला VdP वाला लगा दिया, क्योंकि ये जो चेंज था उसमें केवल प्रेशर चेंज हो रहा था, सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा था। तो डेल्टा G1 और डेल्टा G3 में जो फॉर्मूला हमने लगाया वो VdP वाला लगाया, लेकिन एक जगह Vp2 माइनस P1 और दूसरी जगह nRT ln P2 बाई P1 का था। इसी में मैं एक पार्ट और ले लेता हूं, फोर्थ पार्ट, क्या होगा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बदल दें। लिक्विड 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन converting into H2O gas, टेन एटमॉस्फेयर 300 केल्विन। दो तरीके हैं फिर से सॉल्व करने के, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी रिएक्शन 10 एटमॉस्फेयर, इसको मैं उस साइड में लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा जी रिएक्शन 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन
डेल्टा एच 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन माइनस 300 डेल्टा एस रिएक्शन 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन। यानी अब आपको एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज निकालना है, जिसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और प्रेशर भी चेंज हो रहा है। याद आ रहा है कुछ? यानी दोनों ही टर्म चेंज हो रही है। आपके पास जो डेटा है ये भी 1 एटमॉस्फेयर 373 का है और ये भी 1 एटमॉस्फेयर 373 का है। फिर से रिकॉल कर लो NO2 वाला क्वेश्चन जो हमने किया था। NO2 वाले क्वेश्चन की स्टेप्स ही यहाँ पर फॉलो करनी है। हाँ, यहाँ पर प्रेशर चेंज करने का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मेनली टेम्परेचर का ही इफेक्ट आएगा। तो डेल्टा एच रिएक्शन 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन माइनस डेल्टा एच रिएक्शन 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन इक्वल्स टू डेल्टा CPR T2, सॉरी यहाँ पर ये 373 और डेल्टा एस रिएक्शन 10 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन माइनस डेल्टा एस रिएक्शन 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन इक्वल्स टू दो टर्म्स आएगी यहाँ पर। अब एक तो डेल्टा CPR ln T2 which is 300 upon 373 plus delta NG R ln P1 10 atmosphere upon P1 1 atmosphere P2 10 atmosphere। सब करवा चुका हूँ, ये सब आप कर चुके हो। अब प्रॉब्लम केवल यही है कि सब कुछ आपको सोचना है। ये सारी स्टेप्स हमने की हुई है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसका भी आता है कि क्या इसको हम एरो बना के कर सकते हैं? एरो बना के कर सकते हो, लेकिन आधा पार्ट ही कर सकते हो। फॉर्मूला तो यूज करना ही होगा। कैसे? यहाँ पर H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन 300 केल्विन। एक्चुअली एरो बना के आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एरो बनाकर अगर हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? -SdT का, और जहां हमें S नहीं पता है तो एरो बना के केवल हमने प्रेशर को चेंज किया है। लेकिन इस बार अब यहाँ पर ये डेल्टा G2 जो है वो 0 नहीं होगा। डेल्टा G2 जो है वो 0 नहीं होगा, यानी डेल्टा G जो हमें चाहिए इक्वल्स टू डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3। और ये डेल्टा G2 कैसे निकलेगा? इसके लिए तो फॉर्मूला वही VDP वाला, इसके लिए भी VDP वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये डेल्टा G2 ये आप सेकंड पार्ट में निकाल चुके हो, जो ये फोर्थ पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम ये निकाल चुके हैं। तो वहां से ये वैल्यू यहां पुट करनी होगी, वहां से ये वैल्यू यहां पुट करनी होगी। ये गलती नहीं करोगे कि सर एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर 373 कर देते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि यहां पर अगर आपने डेल्टा G निकालोगे तो आएगा -SdT वाला। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर डेल्टा G रिएक्शन डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, ये तीनों को हमें ऐड करना होगा। ये वैल्यू सेकंड पार्ट से आएगी, सेकंड पार्ट जो हमने किया था वहां से आएगी। दो ऑब्वियसली थोड़ा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे 2 3 4 बार इन क्वेश्चंस को बार करोगे तब जाके ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया हाँ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे। जब तक खुद अपने हाथों से इसको बहुत बार, यानी कम से कम 5-6 बार आप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली, भूल जाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। यहाँ पर मैंने अब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज कर दिए। ये सब कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं फेस चेंज या केमिकल चेंज के केसेस हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो एक पार्ट यहाँ आके और कंप्लीट होता है,
एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। डेल्टा जी कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा इसी में एक दो जनरल पॉइंट्स और है वो बता देता हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है तो हम डेल्टा जी से उसकी फिजिबिलिटी पर कमेंट कर सकते हैं। अब ये डेल्टा जी हमें पता नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। अब डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उस रिएक्शन के डेल्टा एच पर और उस रिएक्शन के डेल्टा एस पर। लेकिन ध्यान रखना ये सिस्टम का एंथैल्पी चेंज है और ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है। ये सिस्टम का पैरामीटर है, एक पैरामीटर ऑलरेडी हमारे पास है। अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज बढ़ती है तो वो रिएक्शन होगी, वो एक अलग से पैरामीटर है। उसमें डेल्टा सिस्टम भी आ जाता है, डेल्टा सराउंडिंग्स भी आ जाता है और वहां पर कोई कंडीशन नहीं है टेम्परेचर कांस्टेंट की या प्रेशर कांस्टेंट की, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर अगर हम बात करें एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इस डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है और डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव है, तो कह सकते हो कि डेल्टा जी रिएक्शन का साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। डेल्टा जी रिएक्शन का साइन नेगेटिव होगा और आप कह सकते हो जो रिएक्शन है फिजिबल होगी, फिजिबल एट एनी टेम्परेचर, फिजिबल एट एनी टेम्परेचर, ये हम कह सकते हैं। हाँ यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज करने पर इनके जो साइन है ये नेगेटिव ही है और ये पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर ये पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं। बट इनके साइन हम मान रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव और ये पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चन में कहा जाता है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है किसी T1 टेम्परेचर का, आपको T2 टेम्परेचर और डेल्टा जी निकालना है। T1 टेम्परेचर का दे रखा है तो आप इजीली T1 टेम्परेचर का डेल्टा जी निकाल सकते हो, लेकिन अब पूछ लिया जाए T2 टेम्परेचर का डेल्टा जी निकालना है तो फिर आपको ये दोनों पैरामीटर किस में निकालने होंगे, T2 पर। और उसके लिए आपको क्या गिवन होना चाहिए, डेल्टा CPR रिएक्शन गिवन होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में डेल्टा CPR गिवन होना चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली, कि क्वेश्चन में अगर डेल्टा CPR नहीं गिवन है, डेल्टा CPR नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों पैरामीटर टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये दोनों वेरी नहीं कर रहे हैं फिर भी ये तो वेरी करेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर की टर्म है। तो एक लाइन आप अलग से लिख सकते हो, वो न्यूमेरिकल्स के लिए हम यूज करते हैं। इफ डेल्टा CPR is not given then delta HR and delta SR can be considered as temperature independent, can be considered as temperature independent. एक अलग पॉइंट था, वापस हम यहां पर आ रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी नॉट फिजिबल एट एनी टेम्परेचर। ये तो बड़े सिंपल से केसेस हो गए। अब क्या होगा अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये टर्म भी पॉजिटिव ये टर्म भी पॉजिटिव, तो क्या डेल्टा जी, अब वो डेल्टा जी इस पर डिपेंड करेगा, ये अगर टर्म पॉजिटिव तो ओवरऑल मैं इसकी बात करूं ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
अब डेल्टा जी नेगेटिव या पॉजिटिव वो इस पर डिपेंड करेगा कि इस पार्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब यहाँ पर जितना टी की वैल्यू बढ़ेगी इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा है। तो नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर और पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर, पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ठीक है, देन अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हुआ तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई ये नेगेटिव हो गई। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और लो टेम्परेचर पर एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव। मतलब यहां पर ये मैं कहना चाहता हूं कि आप ये भी कह सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कम करने पर फिजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पर फिजिबिलिटी के चांसेस कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किसका साइन क्या है, साइन पर ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर एंट्रोपी चेंज का साइन पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिबिलिटी के चांसेस और ज़्यादा हैं, जबकि अगर एंट्रोपी चेंज का साइन नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिबिलिटी के चांसेस जो है वो और कम हो रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पर। इस तरह के बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा डेल्टा जी भी एक क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया निकल के कहाँ से आया, डेल्टा एस यूनिवर्स से ही आया है, ये कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। आप यहाँ पर हमेशा कह सकते हो कि जब भी मैं बता रहा हूँ डेल्टा जी से, अगर मैं कहता हूँ कि डेल्टा जी नेगेटिव तो वो प्रोसेस हो जाएगा, तो अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है। डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो जो अल्टीमेट क्राइटेरिया है वो तो वही है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए तभी वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल बहुत बार क्या होता है, अब इसको ऐसे बोला जाता है क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत बार अब इस तरह से बोला जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये दो फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज और उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज। ये सुनने में थोड़ा आसान अच्छा इसलिए लगता है कि हाँ उसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज और उसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज। होता क्या यहाँ पर जब हम सराउंडिंग्स की बातें करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यानी लगता है सराउंडिंग्स का क्या रोल है, बट दो रोल सराउंडिंग्स का भी है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं इस एंगल से तो ऐसा लगता है कि एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज यानी दो मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अगर आप डेल्टा जी से सोच रहे हो तो ऐसे सोच सकते हो कि दो फैक्टर है, डेल्टा एस रिएक्शन और डेल्टा एच और डेल्टा एच, और यही यूनिवर्स की एंट्रोपी से सोचते हैं तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स मिलके डिसाइड करेंगे कि वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। राइट, तो एक और पार्ट यहाँ के कंप्लीट होता है। देन इसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर को जब गिब्स एनर्जी मैंने स्टार्ट किया था तो याद करो यहाँ पर हमने नॉन पीवी वर्क को इंट्रोड्यूस किया था। दो मैंने आपको फिर कह दिया था कि हम मान रहे हैं कि सिस्टम में कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे नॉन पीवी वर्क की। मतलब हमारे पास यूं मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है जो पीवी वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो नॉन पीवी वर्क कर सकता है। क्वेश्चन फिर से यही आता है कि सर कौन सा सिस्टम, तो सिंपल सा है, मैं बता दूं जितने भी ये सेल्स और बैटरीज है ये सब कौन सा वर्क करते हैं, नॉन पीवी वर्क कर रहे हैं। वायर पर फोर्स लग रहा है जिसके कारण वायर में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये कौन सा वर्क है, नॉन पीवी वर्क है। तो परफेक्ट एग्जांपल अगर आपको सोचना है तो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो एक तरह का नॉन पीवी वर्क है। जितने भी सेल्स और बैटरीज हम यूज कर रहे हैं ये नॉन पीवी वर्क करते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नॉन पीवी वर्क हो रहा है। कैसे,
इलेक्ट्रिकल सेंसेस ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं, ये भी एक तरह का नॉन पी वर्क है। हाँ, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो बॉडी के अंदर सुक्रोज, ग्लूकोज, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और भी कुछ हो सकता है, बट इनसे जो एनर्जी निकलती है उससे फिर हम क्या करते हैं, नॉन पीवी वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पर नॉन पीवी वर्क को कैसे इससे रिलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी रिएक्शन एंड नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क। नाउ यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लिसन इट केयरफुली। जैसे अभी हमने जब गिब्स एनर्जी इंट्रोड्यूस की थी तब मैंने आपको क्या कहा था कि हमने सोचा, हमारा एक पर्पस था। पर्पस क्या था कि हमें ऐसा कोई पैरामीटर चाहिए जिससे हम एक सिंगल फॉर्मूला है और जिससे हम बता सके कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। यानी हम सिस्टम और सराउंडिंग्स के लिए कैलकुलेट नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि कोई एक सिंगल फॉर्मूला हो जिससे हम बता सके कि वो प्रोसेस होगा या वो प्रोसेस नहीं होगा। और फिर सोचा और हमने देखा कि अगर हम एक टर्म h माइनस टी एस डिफाइन कर दे तो हमारा ये पर्पस सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये h माइनस टी एस ये टर्म भी आप डिराइव भी कर सकते हो। कैसे डिराइव कर सकते हो वो बता रहा हूँ। क्लॉसियस इनइक्वालिटी से हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो पहले तो एक बार मैं वापस से क्लॉसियस इनइक्वालिटी लिख देता हूँ। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, राइट। इसको हम इसी तरह से यूज करते हैं कि अगर टी डी एस की वैल्यू Q से ज़्यादा है किसी प्रोसेस में तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा, TDS की वैल्यू Q के बराबर है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और अगर TDS की वैल्यू Q से कम हुई तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा, राइट। ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है जिसको हमने अलग अलग तरह से फिर कन्वर्ट कर लिया। बट हाँ, अभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये साइन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। TDS अगर ग्रेटर देन 0 है, TDS अगर Q से ज्यादा है तो प्रोसेस इज फिजिबल, इक्वल है तो रिवर्सिबल, लेस देन 0 है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। अब मैं यहाँ से G का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं। Q को क्या लिख सकते हैं, du माइनस W, और यहाँ पर चलिए मैं फिर से दोनों वर्क लिख देता हूँ, WPV और W नॉन PV, ठीक है। देन यहाँ पर फिर से TDS, चलिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, du माइनस WPV माइनस TDS, और इसको इधर लेके चला गया। अब मैं एक कंडीशन डाल रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे ही मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, कंटेनर में क्या लगा होना चाहिए, पिस्टन लगा होना चाहिए। तो पिस्टन लगा हुआ है तो यहाँ पर W की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस PdV, क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कंडीशन अगर हमने यहाँ पर डाल दी तो du प्लस हो जाएगा PdV माइनस TDS W नॉन PV। सिंस यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको इस D के अंदर भी ले जाया जा सकता है। P को D के अंदर और T को भी यहाँ पर अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U प्लस PV माइनस TS W नॉन PV। U प्लस PV को मैं क्या लिख सकता हूँ, H माइनस TS W नॉन PV। और यहां से अभी तक कहीं गिब्स वर्ड नहीं आया, गिब्स एनर्जी वर्ड नहीं आया, बट आप यहां पर ये बोल सकते हो। इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं कि लेट्स से कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और कोई नॉन पी वर्क नहीं हो रहा है। ये वाली टर्म भी क्या हो गई, जीरो, राइट। अब अगर ये टर्म जीरो है तो H माइनस टी एस में चेंज, H माइनस टी एस में चेंज अगर लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, फिजिबल होगा। H माइनस टी एस में चेंज इक्वल टू जीरो होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल। और H माइनस टी एस इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। तो अब इस H माइनस टी एस को ही हमने क्या लिख दिया, DG लिख दिया। इसी को हमने क्या लिख दिया, DG लिख दिया। हाँ, लेकिन अगर ये यहां पर मैं मान रहा हूं ये भी जीरो है, अगर ये जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट, जो कंडीशन हमने पहले लिखी थी। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और सिस्टम नॉन पीवी वर्क कर रहा है, सिस्टम नॉन पीवी वर्क कर रहा है, तो अगर नॉन डेल्टा जी की वैल्यू नॉन पीवी वर्क डन
इससे लेस देन जीरो है तो प्रोसेस फिजिबल होगा, इक्वल टू जीरो है तो रिवर्सिबल होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो। लेकिन हाँ, अभी जो हमने कंडीशन लिखी थी मैं पहले उसी की बात कर रहा हूं, और उस कंडीशन के अंदर जो हमारा था वो डेल्टा जी जो था वो तब था जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और कोई नॉन पीवी वर्क नहीं हो रहा है। यहां पर मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, इफ डब्ल्यू नॉन पीवी इज जीरो, तो ये कंडीशन क्या आ गई, जब वहां पर फिर से लिख सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनफैक्ट यहां से इस पर्टिकुलर अप्रोच से हम और भी बहुत सारी फ्री एनर्जीज डिफाइन कर सकते हैं। और भी फ्री एनर्जी से मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर हम इसे कहते हैं गिब्स एनर्जी, या मैंने कहा था गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन इस गिब्स फ्री एनर्जी का यूज कब है, जब आप कह सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। मान लो अब आप कह दो नहीं सर हम तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तब तो हम डेल्टा जी को वहां पर एज ए फिजिबिलिटी यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक अलग टर्म डिफाइन की गई, उसके लिए एक अलग से टर्म डिफाइन की गई है। कौन सी, उसे हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है, इसे जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यहां पर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डी यू माइनस डब्ल्यू पी वी माइनस टी डी एस लेस देन इक्वल्स टू नॉन पी वी। अब यहां पर हमने कंडीशन क्या डाल दी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड नॉन पीवर को मैं यहीं पर लिख देता हूं जीरो। तो यहां पर जैसे ही मैंने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो डी यू माइनस टी डी एस और ये जीरो। सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू माइनस टी एस इज लेस देन जीरो, और इस डी यू माइनस टी एस को हम क्या लिख देते हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और कोई नॉन पी वर्क अगर नहीं हो रहा है, डेल्टा ए अगर लेस देन जीरो है तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा, डेल्टा ए इक्वल टू जीरो है तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और अगर डेल्टा ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। यानी यहां पर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम की एक नई कंडीशन पता चल गई। जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर आपके पास डेल्टा जी था, उसी तरह से कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पर हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा ए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से बोला जाता है। तो ये एक टर्म है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशंस पर पैरामीटर्स और फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, ये तभी यूज करोगे जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा जी की लिमिटेशन क्या है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन डेल्टा एस यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, डेल्टा एस यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, या आप ये कह दो इस क्लॉसियस इनइक्वालिटी की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो ये हमेशा एप्लीकेबल होगी। या ये कह दो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो प्रोसेस हमेशा फिजिबल होगा। खैर ये मैंने एक अलग से चीज बताई। अभी जो मेन पर्पस था हमारा, मैं उस पर आ रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी रिएक्शन एंड नॉन पीवी वर्क। थोड़ा बहुत वो इसी से रिलेटेड है, तो वो मैंने आपको यहाँ से रिलेट करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया। अब मैं वापस से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो नॉन पीवी वर्क कर सकता है। हमारा जो सिस्टम है वो नॉन पीवी वर्क कर सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लिख लो यहाँ पर, इस पार्ट को भी जल्दी से लिख लो।
ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन पीवी वर्क की, एक ऐसा सिस्टम है जो कि नॉन पीवी वर्क कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इसको मैं दोनों तरफ यानी जो लिखा हुआ है डी जी लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉन पीवी। अब ये जो केमिस्ट्री का डब्ल्यू होता है, मैंने एक बार पहले भी बताया, केमिस्ट्री का जो डब्ल्यू होता है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। और केमिस्ट्री का जो डब्ल्यू होता है उसे आप वर्क डन ऑन दी सिस्टम बोल सकते हो, वर्क डन ऑन दी सिस्टम। तो अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम की अगर हम बात करें, लेट्स से वर्क डन, या मैं ये कह दूं कि अगर W -50 है, W की वैल्यू -50, और मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय दी सिस्टम, वर्क डन बाय दी सिस्टम, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 50। यानी W में और वर्क डन बाय दी सिस्टम में साइन का डिफरेंस है, W में और वर्क डन बाय दी सिस्टम में, इन दोनों में साइन का डिफरेंस है, तो ये वर्क डन है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, BG इक्वल्स टू माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर W नॉन पीवी, और इस W नॉन पीवी को अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन पीवी वर्क डन बाय दी सिस्टम। अब ये जो W है इसे आप हमेशा ऐसे बोलोगे, वर्क डन बाय दी सिस्टम, यहाँ पर बाय ये स्टैंडर्ड है, ऐसे लिखा जाता है, तो वर्क डन बाय दी सिस्टम, यानी सिस्टम कितना नॉन पी वर्क कर रहा है। अब इस इनइक्वालिटी को हमें कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ, तो इसको आसानी से समझने के लिए पहले इक्वालिटी वाला साइन इमेजिन करो। इक्वालिटी वाला साइन अगर हम इमेजिन करें, यानी प्रोसेस कह सकते हो कैसे हो रहा है, रिवर्सिबली हो रहा है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नॉन पीवी वर्क डन बाय दी सिस्टम, सिस्टम कितना नॉन पीवी वर्क करेगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी, माइनस ऑफ डेल्टा जी। इसको ऐसे सोच लीजिए कि एक प्रोसेस आप कर रहे हो जिसमें गिब्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है, जिसमें गिब्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू है -50, तो डेल्टा जी की वैल्यू -50 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी हो गया +50। इक्वलिटी वाला साइन है, यानी सिस्टम उतना क्या कर रहा होगा, नॉन पीवी वर्क, यानी जितनी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी सिस्टम उतना क्या करेगा, नॉन पीवी वर्क करेगा। अगर यही यानी प्रोसेस एंड गिब्स एनर्जी कम होनी चाहिए, जितनी गिब्स एनर्जी कम होगी सिस्टम उतना क्या कर पाएगा, नॉन पीवी वर्क कर पाएगा। लेकिन उतना नॉन पीवी वर्क कब करेगा, जब ये इक्वलिटी वाला साइन है। यही अगर आप प्रोसेस को इरिवर्सिबली करोगे तो ये वाला साइन आएगा, यानी नॉन पीवी वर्क डन जो होगा वो इससे कम होगा। तो जो नॉन पीवी वर्क है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितनी गिब्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है उतना मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को रिवर्सिबली नहीं, अगर इरिवर्सिबली किया है तो जो नॉन पीवी वर्क होगा वो डेल्टा जी जितना कम हो रहा है उससे भी कम होगा। कुछ वैल्यूज ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसान नहीं रहे। लेट्स से किसी प्रोसेस में डेल्टा जी की वैल्यू है -50, तो यहां पर पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 50 W नॉन पीवी। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम, नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा, यानी जितनी गिब्स एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर आपने प्रोसेस को इरिवर्सिबली किया है तो जो नॉन पीवी वर्क डन होगा वो 50 से भी कम होगा। तो ये जो डेल्टा जी है वो आपको क्या बता रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क डन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें यहां से पता चल रहा है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिखिए, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी equals to the maximum amount of non PV work done, maximum amount of non PV work done by a system।
maximum amount of non-PV work done by a system if it is carried out reversibly. If it is carried out reversibly. अब यूज कैसे करना है इसको मैं बता दूं। जैसे मैंने कहा था ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नॉन पीवी वर्क होता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी लेट से कोई रिएक्शन हो रही, ग्लूकोज का कंबशन हो रहा है, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उससे हम कितना नॉन पीवी वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं वो कैसे पता चलेगा? तो उस केमिकल रिएक्शन का आप डेल्टा एच निकालो, उस केमिकल रिएक्शन का आप डेल्टा एस निकालो और डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस निकालो। उससे मुझे क्या पता चल गया? उसका डेल्टा जी पता चल गया। और ये जो डेल्टा जी है ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम कितना नॉन पीवी वर्क आप ऑब्टेन कर सकते हो। इससे ज्यादा नॉन पीवी वर्क वो सिस्टम नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पूछा जाता है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क पूछा जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क, लेकिन आपको क्या निकालना है? डेल्टा जी। जो डेल्टा जी है वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क है जो कि एक सिस्टम कर सकता है, राइट। तो डेल्टा जी को आपको निकालना है और ये डेल्टा जी को हम क्यों नॉन पीवी वर्क कर रहे हैं उसका लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि हाँ यहाँ पर हम डेल्टा जी को किससे रिलेट कर सकते हैं? नॉन पीवी वर्क से। और यहाँ पर जरूर आप कह सकते हो कि थोड़ा डेल्टा जी का फील आता है, थोड़ा फील आ रहा है। जैसे सेल्स और बैटरीज है, वहां पर हम डेल्टा जी को फील कर सकते हैं कि वहां पर डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हैं? नॉन पीवी वर्क के बराबर। या डेल्टा जी अगर हमें पता है तो पता चल जाएगा कि हाँ इतना नॉन पीवी वर्क हो सकता है, लेकिन फिर से कहूंगा उसके लिए उस प्रोसेस को रिवर्सिबली करना होगा जिसमें टाइम कितना लगेगा? इन्फानेट, यानी इतना नॉन पी वर्क आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको जो नॉन पी वर्क मिलेगा वो डेल्टा जी से कम ही होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो उससे कम ही होगा। बट फिर से एक और चीज बोलूंगा, डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, तब जाके आपको नॉन पी वर्क मिलेगा। अगर गिब्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपको और नॉन पी वर्क करना पड़ेगा, और नॉन पी वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक सिस्टम से नॉन पी वर्क मिले तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, तो आपको नॉन पीवी वर्क मिलेगा, राइट। तो ये एप्लीकेशन है, छोटा सा पार्ट है। अच्छा यहीं पर मैं एक चीज और बता दूं, कुछ बुक्स के अंदर क्या किया जाता है, इस नॉन पीवी वर्क को यूजफुल वर्क बोल दिया जाता है, नॉन पीवी वर्क को यूजफुल वर्क बोल दिया जाता है, जिससे कंफ्यूजन क्या होता है, ऐसा लगता है कि इसको यूजफुल वर्क बोला तो ऐसा लगता है पीवी वर्क जो है वो यूजलेस हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी लाइफ में पीवी वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी भी कार बाइक्स ये सब जो चल रही है वो सब पीवी वर्क पे ही चल रही है। जितने भी जनरेटर्स चल रहे हैं वो सब पीवी वर्क पे चल रहे हैं। जितने भी ये पावर प्लांट्स हैं इन सब में भी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर भी पीवी वर्क से ही करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजलेस वर्क कोई भी नहीं है। हाँ कभी कहीं पीवी वर्क को हम क्या बोल देते हैं? यूजफुल वर्क। तो ठीक है ये इसका एक नाम है, बट पीवी वर्क नॉन पीवी वर्क को हम यूजफुल वर्क बोल रहे हैं, बट हमारे लिए पीवी वर्क भी यूजफुल है और नॉन पीवी वर्क भी यूजफुल है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। हाँ यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज को समझाना चाहता हूँ। दो यहाँ से ये तो निकल गया, यहाँ से ये चीज तो निकल के आ गई कि हाँ इससे ज्यादा हम नॉन पीवी वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन आप कह सकते हो सर कुछ भी मैथमेटिकली आप कर देते हो, मैथमेटिकली कुछ इस तरह से कर देते हो और फिर कह देते हो कि हाँ ऐसा इससे ज्यादा ये नहीं ऑब्टेन हो सकता। अजीब तो लगता है। देखो बोर्ड पर मैं कुछ कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ सही है, ये गलत नहीं है। यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स है ये मैथमेटिक्स की आप ये कह सकते हो स्ट्रेंथ है। हाँ लेकिन उस मैथमेटिक्स को हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, उसके साथ में थ्योरी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स के साथ आप इसको क्लब कर रहे हो, इसी चीज को थोड़ा और अच्छा आपको फील आए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसी को समझाने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको बताऊंगा। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो एंट्रोपी वर्ड है इसको थोड़ा और अच्छी तरह से और समझेंगे। अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू एंट्रोपी टर्म आपको थोड़ी और समझ में आएगी। ये सेंटेंस सुन के आपको थोड़ा ऐसा लगेगा सर इतने लेक्चर तो हो गए, मतलब अभी भी हमें एंट्रोपी नहीं समझ में आई क्या?
अभी भी हमें एंट्रोपी नहीं समझ में आई, तो मैं आपको कहूँगा कि नहीं, अगर आप अभी भी ये सोचोगे एंट्रोपी हमें पूरी तरह से समझ में आ गई तो वो गलत है। हर छोटा छोटा एग्जाम्पल हो सकता है आगे चल के भी कोई और एग्जाम्पल आए जिससे आपको लगे हाँ यार सर आज थोड़ी एंट्रोपी और समझ में आ गई, राइट। तो कुछ प्रोसेस जो होते हैं ना वो नॉन एंडिंग होते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि हमेशा लगना चाहिए कि हाँ एंट्रोपी को हमें और कुछ अब हम समझ सकते हैं किसी और एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लिसन इट, लिखना अभी कुछ नहीं, जस्ट सुनना। एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर है 400 केल्विन, प्रेशर भी ले लीजिए कुछ 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही जिसके कारण एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है वो है 50 जूल पर केल्विन, ये कुछ एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। और ये जब प्रोसेस हो रहा है तो इस प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग्स को 100 किलो जूल हीट दे रहा है। एक्सोथर्मिक कोई रिएक्शन है मान लीजिए, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम सराउंडिंग्स को 100 किलो जूल हीट दे रहा है। पहला तो क्वेश्चन आता है कि जो भी कंडीशंस मैंने यहां पर मानी है, क्या गारंटी कि इस कंडीशन पर ये प्रोसेस होगा? चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं उसकी बात करूं तो सिंस टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी से हम कर ही सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू, सिंस प्रेशर कांस्टेंट है तो इससे मैं क्यू को और क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच, तो माइनस 100 किलो जूल माइनस टी 400, एंट्रोपी चेंज माइनस 50, ये किलो जूल में, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया 1000 से, प्लस 20 आ गया तो माइनस 100 प्लस 20, तो ये कितना हो गया माइनस 80 किलो जूल, माइनस 80 किलो जूल। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, दैट मींस प्रोसेस इज फिजिबल। अदरवाइज दूसरा तरीका भी आपके पास ऐसा नहीं, आप इससे नहीं करना चाहते, डेल्टा एस यूनिवर्स भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम तो ही है, इससे डेल्टा एस सराउंडिंग्स निकाल सकते हैं और डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग का सम करके भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, वो भी एक तरीका है। इनफैक्ट कह सकते हो राइट नाउ जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस फिजिबल होगा। लेकिन अब ये क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, जब ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर सिस्टम जो है सराउंडिंग को इतनी हीट दे रहा है, कितनी हीट दे रहा है 100 किलो जूल। अब यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो अगेन मैं फिर से बता दूं हीट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्क भी इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन कह सकते हो वर्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कारण क्या है कि जब हीट से वर्क हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, यही करते हो आप कार के अंदर, इन सब में क्या होता है कार्स के अंदर पेट्रोल और डीजल के कंबशन से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से हम पीवी वर्क करते हैं, कार्स को रोटेट करते हैं, इस तरह के वर्क्स होते हैं। लेकिन जितनी हम हीट प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, वो पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, तो 100% एफिशिएंसी नहीं आती। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हीट की बजाय अगर हमें वर्क मिल जाए, डायरेक्टली हमें वर्क मिल जाए तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन सोचो यहां पर अगर मैं इसको, ये तो डेल्टा जी से मैंने इसको प्रूव किया, एक बार मैं आपको यहां पर डेल्टा एस सिस्टम तो है, डेल्टा एस सिस्टम -50 किलो जूल, डेल्टा एस सराउंडिंग्स भी मैं निकाल सकता हूं। डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू, सराउंडिंग को इतनी हीट मिल रही है राइट नाउ, कितनी 100 किलो जूल, 100 या 100 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर सराउंडिंग का भी 400 केल्विन ही होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/4 यानी 250, और डेल्टा सिस्टम नेगेटिव है, डेल्टा सराउंडिंग 250 है, तो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और वो प्रोसेस फिजिबल होगा राइट। तो डेल्टा जी से भी बता सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स से भी बता सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्या कहा, अगर मान लेते हैं कि हम सराउंडिंग को हीट देते ही नहीं है और ये जितनी भी एनर्जी है इसको पूरा हम अगर वर्क में कन्वर्ट कर दे, पूरा अगर हम वर्क में कन्वर्ट कर दे तो सराउंडिंग्स को तो कोई हीट मिलेगी नहीं, सराउंडिंग्स को कोई हीट नहीं मिलेगी तो Q जो होगा वो जीरो होगा। Q अगर जीरो होगा तो यहां पर Q सराउंडिंग जीरो होगा, डेल्टा सराउंडिंग जीरो हो जाएगा, डेल्टा सिस्टम -50, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। यानी अगर हम ये चाहें कि जितनी भी हीट सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है वो हीट की फॉर्म में ना देके अगर वो उसे वर्क की फॉर्म में देता है तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है हम पूरी हीट को वर्क में नहीं कन्वर्ट करें, इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट कर दें, कुछ हीट तो हम सराउंडिंग्स को दे दें,
कितनी हीट दे सराउंडिंग्स को, जिससे हमारा ये प्रोसेस फिजिबल हो जाए, जिससे हमारा ये प्रोसेस फिजिबल हो जाए। तो अब जहां तक प्रोसेस को फिजिबल करने की बात है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स की कंडीशन क्या है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि डेल्टा एस यूनिवर्स जितना ज्यादा ग्रेटर देन 0 होगा उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं कहा। और यहां पर स्पीड की कहीं बात नहीं है, ऐसा कहीं पर भी मैंने नहीं कहा कि डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन 0, जितना ज्यादा 0 से ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी, नहीं, स्पीड पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो आप। मान लीजिए दो रिएक्शन है, किसी का डेल्टा एस यूनिवर्स 50 है, किसी का डेल्टा एस यूनिवर्स 100 है, तो यहाँ पर आप इससे उनकी स्पीड पर कमेंट नहीं कर सकते हो कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी। हाँ, ये जरूर है कि डेल्टा एस यूनिवर्स 50 है तो वो भी फिजिबल है, डेल्टा एस यूनिवर्स 100 है तो वो भी फिजिबल होगी, बट स्पीड पर कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर हमें इस प्रोसेस को फिजिबल बनाना है तो सीधा सीधा ये -50 है तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स क्या होना चाहिए, +50 से थोड़ा सा ज्यादा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग +50 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लिमिटिंग केस में मैं 50 ले लेता हूं, लिमिटिंग केस में मैं 50 ले लेता हूं। तो अगर हम चाहते हैं कि 50 हो तो इसके लिए हीट कितनी देनी होगी, 20 किलो जूल, 20 किलो जूल। यानी अगर ये सिस्टम सराउंडिंग को 20 किलो जूल हीट दे देता है, 20 किलो जूल मतलब उससे थोड़ी ज्यादा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग्स +50 से थोड़ा ज्यादा होगा और डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये प्रोसेस जो है वो फिजिबल हो जाएगा। यानी अगर हम यहां पर इस 100 किलो जूल के मैं दो पार्ट कर देता हूं, 80 किलो जूल और 20 किलो जूल, 80 किलो जूल और 20 किलो जूल। ये 20 किलो जूल तो हम सराउंडिंग्स को दे देते हैं हीट की फॉर्म में, जिससे क्या होगा, हमारा ये प्रोसेस फिजिबल हो जाएगा। और ये बची हुई 80 किलो जूल जो है, ये बची हुई 80 किलो जूल जो है, इसका हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और स्पेशली नॉन पीवी वर्क करोगे तो यहाँ पर ये, क्योंकि पीवी वर्क करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा, तो चुपचाप आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नॉन पीवी वर्क, क्योंकि उसमें यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ये पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो इन 80 किलो जूल का हम क्या कर सकते हैं, नॉन पीवी वर्क कर सकते हैं, राइट। यानी 80 किलो जूल यहां पर आप नॉन पीवी वर्क ऑब्टेन कर सकते हो। और यही 80 किलो जूल यहां पर भी आया था, यही 80 किलो जूल डेल्टा जी की भी वैल्यू थी। यानी इससे ज्यादा आप नॉन पीवी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा नॉन पीवी वर्क किया तो सराउंडिंग को जो हीट जाएगी वो 20 किलो जूल से कम जाएगी। तो फिर यहाँ पर अगर सराउंडिंग्स को 20 किलो जूल से कम हीट दी तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मिनिमम आपको सराउंडिंग्स को 20 किलो जूल तो देनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रोसेस होगा। यानी मैक्सिमम आप नॉन पीवी वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हो, 80 किलो जूल का, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, यानी मैं इसे यूं कहता हूं, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फ्री, this much amount of energy is free which can be converted into non-PV work, therefore this is called Gibbs free energy। ये free word यहां से आया है, therefore it is called Gibbs free energy। और सोचो आपने, ये भी तब है यहां पर जब इसको 20 किलो जूल दे रहे हो तो डेल्टा सराउंडिंग ऑलमोस्ट कितना होगा, 50, ये -50, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स 0, यानी प्रोसेस रिवर्सिबल। तो टाइम क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो तो यहां पर हीट जो देनी पड़ेगी वो 20 किलो जूल से और ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी इतनी तो देनी पड़ेगी या इससे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो जो नॉन पीवी वर्क के लिए जो हीट बचेगी वो इससे भी कम होगी, यानी दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। इससे ज्यादा एनर्जी को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यही चीज मैंने यहां पर कही थी, जो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर रहा हूं कि इससे ज्यादा एनर्जी नॉन पीवी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतनी एनर्जी को भी नॉन पीवी वर्क में तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब प्रोसेस जो होगा रिवर्सिबली होगा। इरिवर्सिबल है तो वो इससे भी कम होगी। अब यहीं पर 2-5 मिनट के लिए आपको मैं एक और टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो ठीक है, एंट्रोपी वाली बातें थी, एक और टर्म यहां से समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और आप देखोगे कि थर्मोडायनेमिक्स किस डायरेक्शन में यहां से जाती है, या थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर आएगा। इनवन हो सकता है आप में से बहुतों ने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा हुआ हो, बहुत सारी ऐसी चीज टर्म्स पढ़ी हो जो मेरे अब अगले 5 मिनट में हो सकता है आपको थोड़ी समझ में आने लगे। क्या है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो इसके लिए पहले एक टर्म समझनी होगी,
मार्केट के अंदर आप सबको पता है दो तरह की मनी होती है, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी, राइट? व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी सबको पता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट सबके। व्हाइट मनी क्या होती है, ब्लैक मनी क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, वो सबको पता है ना? आई थिंक मुझे उसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। दो यहां पर हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि एज पर द गवर्नमेंट जो ब्लैक मनी होती ना, एज पर द गवर्नमेंट ब्लैक मनी को कोई यूज नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि सब पहले से यूज हो रही है, बट एज पर द गवर्नमेंट अगर आप ब्लैक मनी को यूज करते हुए पाए गए तो वो ब्लैक मनी तो जाएगी जाएगी, साथ में आप भी कहीं जाओगे। तो ब्लैक मनी को आप यूज नहीं कर सकते हो एज पर दी गवर्नमेंट, राइट? है ना? यही तो है बात, ब्लैक मनी को यूज नहीं किया जा सकता। केवल आप कौन सी मनी यूज कर सकते हो, व्हाइट मनी को ही यूज किया जा सकता है, ब्लैक मनी को यूज नहीं किया जा सकता। इसको मैं अब यहां पर ऐसे पुट कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे पुट कर रहा हूं कि जो ब्लैक मनी है ना उसे आप ऐसे, वो मनी तो है वो, बट दैट इज यूजलेस फॉर्म ऑफ मनी, यूजलेस फॉर्म ऑफ मनी। ओनली व्हाइट मनी इज यूजफुल फॉर्म ऑफ मनी। इन सब में फिर से मैं कह रहा हूं, लास्ट में ये सोचना एज पर दी गवर्नमेंट। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, आप हम या बाकी क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है। एज पर दी गवर्नमेंट ब्लैक मनी इज यूजलेस फॉर्म ऑफ मनी एंड व्हाइट मनी इज ओनली यूजफुल फॉर्म ऑफ मनी, जिसको आप यूज कर सकते हो, राइट? आई थिंक क्लियर कंसेप्ट है। बट ये दो वर्ड मैंने ऐड किया, यूजफुल फॉर्म ऑफ मनी और यूजलेस फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है? अब सोचे यहां पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को करने से पहले इस सिस्टम के पास 100 किलो जूल एनर्जी थी। कितनी एनर्जी थी? 100 किलो जूल। लेकिन अगर ये सिस्टम चाहता है कि ये प्रोसेस हो, अगर ये सिस्टम चाहता है ये प्रोसेस हो, तो इस 100 किलो जूल में से 20 किलो जूल तो इसे सराउंडिंग्स को देना ही पड़ेगा। 20 किलो जूल तो इसे सराउंडिंग्स को देना ही पड़ेगा। यानी इसको यूं समझ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आपका काम हो, तो एज ए लीगल फी, टैक्स कह दीजिए, वॉट एवर कह दीजिए, एज ए लीगल फी 20% तो 20% यानी 20 किलो, ये तो एज ए लीगल फी आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट को देना पड़ेगा भाई, इतना तो है, चाहे वो लीगल फी है, जो भी कह दो, टैक्स है, वॉट एवर फीस है, गवर्नमेंट को देनी होगी। तब यानी 20 किलो जूल आपको देनी होगी, तब जाके आप ये प्रोसेस कर सकते हो, यानी तब जाके आप इस 80 किलो जूल को कहीं और यूज कर सकते हो। लेकिन अब आप सोचो, अगर आपने एग्जैक्टली 20 किलो जूल ही सराउंडिंग्स को यानी गवर्नमेंट को दिया, एग्जैक्टली 20 किलो जूल ही दिया, जो भी लीगल फी थी एग्जैक्टली उतनी ही दी, उससे कोई ज्यादा एनर्जी नहीं दी, तो इस प्रोसेस को होने में जो टाइम लगेगा वो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, रिवर्सिबल इनफाइनाइट टाइम लगेगा। लेकिन अगर अब आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो, अगर आप ये चाहते हो कि ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो, तो इस 80 किलो जूल में से भी कुछ हीट आपको, कुछ एनर्जी यहां पर, कुछ एनर्जी आपको यहां पर एज ए ब्राइब देनी होगी, एज ए ब्राइब देनी पड़ेगी, तभी जाके ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में होगा। नहीं तो वो फाइल जो है ना वो अटकी पड़ी रहेगी, वो एक ही टेबल पर रहेगी, आगे नहीं जाएगी। यानी इससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम यहां पर दे रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम यहां पर दे रहे हैं, मैंने एक वर्ड बोला था, बार बार नहीं बोलना चाहता बट एक बार और बोल देता हूं, एक्स्ट्रा एनर्जी यानी एक्स्ट्रा जो ब्राइब आप यहां पर, ये जो ब्राइब आप यहां पर दे रहे हो, ये एक्स्ट्रा एनर्जी को मैं बोल रहा हूं, इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे ब्लैक मनी होती ना, ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो ब्लैक एनर्जी हो गई। कैसे, उसको समझा रहा हूं, जस्ट वेट। तो यहां पर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसे हम बोल रहे हैं ब्लैक एनर्जी। अब क्या है ये वो समझाता हूं। तो जब तक आप 20 किलो जूल एनर्जी दे रहे थे तब तक तो क्या हो रहा था, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज -50, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज +50,
यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी केवल आप 20 किलो जूल दे रहे थे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रोसेस इज रिवर्सिबल। लेकिन अब आप चाहते हो कि प्रोसेस फाइनाइट टाइम में हो, तो जो आप एनर्जी दे रहे हो यहाँ पर 20 किलो जूल से ज्यादा दे रहे हो सराउंडिंग्स को, तो 20 किलो जूल से ज्यादा दे रहे हो तो डेल्टा सराउंडिंग्स जो होगा वो फिर +50 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप यहां पर दे रहे हो ये क्या कर रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम यहां पर दे रहे हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में जा रही है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी जो एक बार बढ़ गई वो वापस कम नहीं हो सकती है, वो वापस से कम नहीं हो सकती। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो ये कहां चली गई, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में चली गई। अब आप वापस से उस एनर्जी को वहां से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपने वहां से उस एनर्जी को फिर से निकाला तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है ये कहां चली गई, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में। अब ये वहां से वापस नहीं आ सकती, यानी ये आपके लिए यूजलेस हो गई, ये आपके लिए यूजलेस हो गई। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है लेकिन ये एनर्जी आपके लिए यूजलेस हो गई है, अब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप यहां पर दे रहे हो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कहां जा रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में, वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है। और जो एनर्जी यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रही है वो हमारे लिए क्या हो रही है, यूजलेस हो रही है। उसे क्यों यूजलेस बोल रहा हूं, क्योंकि आप वापस से उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर वापस से यूज करोगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी। यानी यूनिवर्स की ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो ब्राइब है, वो ब्राइब जो है दैट इज यूजलेस एनर्जी, ये आपके लिए यूजलेस हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है। और यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो यूजफुल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। यानी डे बाय डे यूनिवर्स की यूजफुल एनर्जी कम हो रही है और यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप पूछोगे कहां जा रही है, तो ये जो एनर्जी है वो कहां जा रही है, यूजलेस एनर्जी यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाने में। यानी यहां पर अब आप एंट्रोपी को ऐसे सोच सकते हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है। यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है मतलब यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, मतलब यूजफुल एनर्जी कम हो रही है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, अगर आप एक जस्ट बैठ के थोड़ा सा सोचोगे यार इस यूनिवर्स के अंदर बहुत बार ऐसा था, हम क्या चेंज कर रहे हैं, नॉर्मली बात आती ना तो हम किसी एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शन की अलग बात है, लेकिन वहां पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कर नहीं सकते। ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम यूनिवर्स में क्या चेंज कर रहे हैं, हम यूनिवर्स में क्या परमानेंट चेंज कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं, आप यूनिवर्स के अंदर एक परमानेंट चेंज कर रहे हो, डे बाय डे आप यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रहे हो, क्योंकि तभी प्रोसेस फिजिबल है। और अगर आप यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रहे हो मतलब आप यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ा रहे हो, मतलब आप यूनिवर्स की यूजफुल एनर्जी को कम कर रहे हो। यानी एक दिन ऐसा आएगा जब यूनिवर्स के अंदर एनर्जी तो होगी बट वो सारी यूजलेस होगी, वो सारी एनर्जी जो है वो यूजलेस होगी। यस, कह सकते हो आप। यानी यहां पर मैं अब इसे ऐसे पुट करूंगा, नॉर्मली आपने एक लाइन सुनी होगी, सेव ट्रीज, सेव वाटर, मैं यहां पर आपको कहता हूं सेव एंट्रोपी, एंट्रोपी को बचाओ, यूजलेस एनर्जी को कम करो, यानी उसको मत बढ़ने दो। अगर आप एंट्रोपी बचाओगे, एंट्रोपी को बढ़ने से रोकोगे तो यूजफुल एनर्जी रहेगी आपके पास, नहीं तो यूजलेस एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी को अब मैं यहां पर, पहले मैंने आपको कहा था एंट्रोपी को रैंडमनेस से रिलेट किया, अब आप एंट्रोपी को किससे रिलेट कर पा रहे हो, एनर्जी से। देखो ये सब थॉट है, ये सब थॉट है। यस, एनर्जी को आप यहाँ पर एंट्रोपी को आप यूजलेस एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। इनफैक्ट आप हायर लेवल में आप जाओगे तो मैं आपको बता दूं वहां पर इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, यूजफुल फॉर्म ऑफ मनी एंड यूजलेस फॉर्म, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सुनने में बड़े अजीब से लगता है यार, एनर्जी कब से यूजलेस हो गई, यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो अब यहां से आपको समझ में आएंगे कि यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब जो एनर्जी एंट्रोपी को बढ़ाने में चली गई वो सब क्या हो गई, यूजलेस हो गई, वो सब एनर्जी जो है वो यूजलेस हो गई।
समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर यूज करते हैं। इनफैक्ट आपने शायद एक और चीज मैं बता दूं, बहुत जगह आपने ये पढ़ा होगा हीट और वर्क के बारे में भी। हीट और वर्क के बारे में जो जनरली बोलते हैं रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट के लिए जनरली बोला जाता है। उसको आप और किसी तरह से समझते आए होंगे, लेकिन मैं उसको ऐसे समझाता हूँ क्यों हीट को रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला। रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी क्योंकि हीट देने पर एंट्रोपी में चेंज होता है। एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर, यानी हीट देने पर डिसऑर्डर चेंज होता है, रैंडमनेस बढ़ती है, कम होती है। इसीलिए हीट को किससे रिलेट किया? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेट किया गया। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर आपने पहले किसी तरह से समझा होगा, बट इस तरह से भी सोच सकते हो। तो इस पार्ट का जो कंक्लूजन है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कंक्लूजन ये है, यानी यहाँ पर ये देखो, ये सब सोचने वाली बात है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जेई के अंदर, बट जस्ट मैंने आपको दो टर्म्स समझाई इस एग्जाम्पल के थ्रू, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यूजलेस फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये आपको समझाया कि डे बाय डे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब डे बाय डे यूनिवर्स की यूजलेस एनर्जी बढ़ रही है, मतलब डे बाय डे यूनिवर्स की यूजफुल एनर्जी कम हो रही है। यानी एंट्रोपी को आप डिसऑर्डर रैंडमनेस से तो रिलेट कर ही सकते हो, बट एंट्रोपी को अब हम यहाँ पर यूजफुल एनर्जी और यूजलेस एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आगे चल के अगर आप बाय द वे इस पार्ट को कहीं और पढ़ते हो, एंट्रोपी को कहीं पढ़ते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये सब क्या है, देखो ये बहुत आसान नहीं है। अभी मैं आपको डायरेक्ट इस एग्जांपल के बगैर मैं बोल देता ना कि यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी और यूजलेस फॉर्म, समझ में ही नहीं आता है। उसको समझने के लिए पहले व्हाइट मनी और ब्लैक मनी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे सोचोगे तो लगेगा हाँ बड़ा सही चीज़ है। तो पहले वो एग्जाम्पल सोचो, व्हाइट मनी ब्लैक मनी, और तब इसको सोचोगे तभी समझ में आएगा। बहुत सारी बुक्स में ये डायरेक्टली लिख दिया जाता तो पता ही नहीं चलता कि हम कैसे इसको कंक्लूड कर रहे हैं। वो लाइन आप पढ़ते रहोगे 10 बार 15 बार, बट आपके माइंड में कोई ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे आप उसको समझ सकते हो। ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, आगे चल के बहुत कुछ आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एंट्रोपी को थोड़ा रिलेट किया, और डेल्टा जी को नॉन पी वर्क, वो तो ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू नॉन पी वी वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो इसका कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन पी वर्क डन पूछा जाए तो आप डेल्टा जी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, एक पार्ट और रह गया इस चैप्टर का, वो फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ और सरप्राइजेस आपके लिए इस चैप्टर के अंदर है। बड़ा लेंदी है टॉपिक कह सकते हो, लेकिन स्टिल कुछ और सरप्राइजेस आपके लिए इस टॉपिक के अंदर है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।